केतन और सिया की जो हम लोग कहानी देख रहे हैं, ये हम 14-15 साल पहले से देखते हुए आ रहे हैं। गलती लड़की की थी, लेकिन लड़के और उसके परिवार के ऊपर एलिगेशंस लगा दिए गए डाउरी के, डोमेस्टिक वायलेंस के, और उसके बाद एक बहुत मोटी रकम की जो है डिमांड करी गई। इस लड़की की रिलेटिव की बात सुनी कि सारे कानून महिलाओं के लिए हैं, तुम्हारे को डरने की ज़रूरत नहीं है। एनसीआरबी का आंकड़ा है 2022 का, जिसमें महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं उनका आंकड़ा है कि 2020 में 3.71 लाख, लगभग 3.25 लाख मामले महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं उसके दर्ज हुए। 21 में 4.5 लाख, 22 में 4.25 लाख। इस समय पे भारतीय न्याय संहिता में धारा नहीं है रेप या गैंग रेप या किसी तरह भी का भी सेक्सुअल ऑफेंस एक आदमी रजिस्टर करा ले। लड़की एक आदमी की जिंदगी बिल्कुल बर्बाद कर देती है, हर रोज 200 कॉल्स उसको करती है, मैसेजेस करती है, ब्लैकमेल करती है, उसको फोर्स करती है, कंपेल करती है उसके साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए। वही चीज जो एक आदमी करे, जिसको हम स्टॉकिंग बोलते हैं, वही अगर एक महिला करे तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। 22 जून तक लगभग 42 मर्डर्स डॉक्यूमेंट कर चुके हैं, जहां पे पतियों को उनकी पत्नी ने कत्ल कर दिया। इस साल इस जून 2026 में महिला का शारीरिक सौष्ठव भी इतना भारी नहीं है कि वो इस तरह के लोगों से बच पाती। तुम कहीं पर भी भीड़ में अकेले निकल सकते हो, बीइंग ए पुरुष। महिला उस भीड़ में जाने में भी बड़ी असहज होती है। तो जहां तक बात हो महिलाओं के खिलाफ होने की बात, और ये ऐसा नहीं है कि मैं महिलाओं का एडवोकेट बनकर आपके सामने बात कर रहा हूं। डू नॉट ruin somebody else's life बिकॉज आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। फॉल्स एलिगेशंस के पुरुष जो शिकार होते हैं उनको रिकॉर्ड्स या कॉम्पनसेशन उसकी भी PIL फाइल हो चुकी हैं। मेंस कमीशन के लिए भी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हो चुकी है कि उसने अपने अफेयर को, जिसके साथ उसका व्यवहार चल रहा है, लव रिलेशन चल रहा है, उसके साथ ना जाकर शादी में आना प्रेफर किया। और फिर महिलाओं की वो मानसिकता कि अपने प्रेमी को अभी भी बख्श रखा है कि तुम मेरा शादी करने में साथ नहीं दिए, तुम्हारे साथ मैं शादी नहीं कर पाई, फिर भी मैं किसी और के साथ रह के भी तुम्हारी हूँ। ये क्या ह्यूमन साइकोलॉजी है। राजस्थान का आपको शायद आपने वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी, उसमें एक लड़की है, उसको अपना पति इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि वो काला था और ये बहुत खूबसूरत थी, तो इन्होंने अपने हस्बैंड को मरवा दिया। अभी हाल ही में मैं इम्तियाज अली का एक इंटरव्यू सुन रहा था। उनसे इंटरव्यूअर ये सवाल पूछते हैं कि क्या आपने ऑब्जर्व नहीं किया कि आप हर फिल्म के अंदर केवल एक्स्ट्रा मैरिटल को ही प्रमोट कर रहे हैं। आई थिंक बहुत ही डीप डिस्कशन है ये अंकित, बहुत इजी कॉन्वर्सेशन नहीं है। कल ही में एक और वीडियो मेरी नज़रों के सामने से आया। जीरोदा के मालिक हैं, फाउंडर हैं कामत, से पूछा गया कि आप रिलेशनशिप्स में बिलीव नहीं रखते, शादी में बिलीव नहीं रखते, इसके पीछे का कारण क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं हर साल इतना इवॉल्व हो रहा हूँ कि जो पिछले वाला मैं था और वो आज वाला जो मैं है उसमें अंतर आ चुका है। अगर आप मैरिड हैं और आप किसी और से रिलेशन रखते हैं तो ये अपराध नहीं है। नहीं, ऐसा कम्युनिटी है जिसमें महिलाएं भी कई पति रख सकती हैं, और वो महाभारत के संदर्भ में लेकर के आते हैं उसको। प्यार का इतना मजबूत हो गया। देखिए, कन्फ्रंटेशन टू दी सोसाइटी नहीं हो पा रहा है। परिवार के साथ सामने जाके ये नहीं बोल पाएंगे कि सुनो हम शादी नहीं कर पाएंगे, ये तो बोला नहीं जा रहा है। लेकिन प्रेमी के साथ मिलकर किसी की जान ले ली जा रही है। दिया और चेतन एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि हमने धक्का नहीं दिया, धक्का तो इसने दिया। तो मुझे तो लगता नहीं है कि ये प्रेम है। अगर प्रेम पुलिस के होता डंडे तो के आगे प्रेम भी भाग जा रहा है। एग्जैक्टली। फ्रंट कर लो अपने पेरेंट्स के साथ, कुछ दिन नाराज होंगे, आपको घर से बाहर निकाल देंगे। किसी की जान के साथ तो मत खेलो यार। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। देश में इन दिनों एक बहुत बड़ी बहस, चर्चा का विषय बनी हुई है। बहस और चर्चा में अंतर सिर्फ इतना कि कुछ लोगों को लगता है कि वो अपने पलड़े में पुरुषों का पक्ष लेकर के बात रख देंगे तो सही जाएगा। कुछ को लगता है कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न की तो हजारों साल की दास्तां है। हाल ही में एक ऐसा मसला हुआ है, संभवतः आप तक पहुंच गया हो, नहीं पहुंचा हो तो अभी मैं आपके सामने थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। केतन, चेतन, सिया, ये 3 किरदार हैं और इन 3 किरदारों में केतन इस दुनिया में अब नहीं है। सिया ने चेतन के साथ मिलकर के अपने फियांसे को लोहागढ़ फोर्ट से धक्का देके मार दिया। ये सुर्खियां हैं। इन सुर्खियों में जो पुलिस का काम है वो पुलिस करेगी, इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से जिस दिशा में जाएगी वो सब होकर आएगा। लेकिन बहस छिड़ इस बात पर गई है कि पुरुषों के साथ महिलाएं इस तरह की घटना कर क्यों रही हैं। लड़कों में डर है कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर एक अलग बहस छिड़ पड़ी है
आए दिन जितनी फ्रिक्वेंसी किसी शादीशुदा जीवन में पत्नी द्वारा पति के साथ किए गए धोखे की आ रही हैं, नीले ड्रम में बंद करने की खबरें आ रही हैं, पहाड़ से गिरा देने की खबरें आ रही हैं, एक अविश्वास की स्थिति, और ये दोनों को ही प्रभावित कर रही है, पुरुष और महिला दोनों को ही। जो महिलाएं शादी के लिए तैयार हैं, जिनके परिवारजन इन दिनों रिश्ते की खोज में हैं, उन बच्चियों को भी इस समय समाज में इस बात का सामना करना पड़ रहा है कि इन पर ट्रस्ट कैसे कर लें। मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन कोलैप्स कर रहा है, ये सुर्खियां आजकल आम हो गई हैं। लेकिन मैरिज जो डिजर्विंग है या फिर जो एलिजिबल हैं, जो चाहते हैं विलिंगली करना, उनके लिए भी इन घटनाओं ने मुसीबत खड़ी कर दी है। मतलब एक घटना में महिला ने गलत किया, पुरुष ने गलत किया, इससे आंकड़े को अगर हटाकर देखें तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि समाज में एक व्यवस्था, और विशेष रूप से भारतीय समाज के लिए जो एक बहुत बड़ी नैतिक जरूरत थी विवाह की, वो अब सवालों के घेरे में आ गई है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है दीपिका मैम। आप लंबे समय से इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म कर रही हैं। एक्टिविज्म में पुरुषों के लिए आवाज उठाना इन्होंने अपना फिलहाल का कार्यक्षेत्र बनाया हुआ है। तो आज आप इनके माध्यम से हम समझेंगे, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे हैं हमारे पास जो नहीं पहुंच पाते। जब मैं इनसे चर्चा कर रहा था स्टूडियो में इस बात को शुरू होने से पहले, तो उन्होंने कहा कि अंकित जी, आप तक तो बात 1-2 ही पहुंची है, इस महीने का काउंट अगर मैं बताऊंगी तो आप सर पकड़ लेंगे। मैंने कहा मतलब? बोले इस तरह के मर्डर्स जिनको हम लिस्ट कर रहे हैं। तो आज इन्हीं की जबानी हम इस बात को समझते हैं। मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू अंकित। इस विषय पर हम आगे बढ़ें उससे पहले आपकी प्रेरणा जानना चाहेंगे, क्योंकि लोगों में एक बड़ी क्यूरोसिटी होगी इस बात को जानने की कि आफ्टर ऑल आपने महिला होकर पुरुषों के अधिकार की बात करना क्यों शुरू किया? अंकित, मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी 2012 में, और ऐसा कुछ नहीं था कि मैं मेंस राइट एक्टिविस्ट या ऐसा इस पूरे के पूरी फील्ड में जो है अपना करियर बनाऊंगी, ऐसा कुछ। एक बहुत ही निजी एक्सपीरियंस के बाद जो परिवार में ही अपने आसपास हुई, जहाँ पे एक झूठा दहेज का और डोमेस्टिक वायलेंस का एलिगेशन लगाया गया, जबकि महिला जो थी उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, शादी से पहले भी था, और ये शादी करी ही साठगांठ से थी कि भाई अपना अफेयर कंटिन्यूड रखेंगे और एक परिवार को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। लेकिन वो अफेयर ज़्यादा दिन तक छिपा हुआ नहीं रहा, सामने आ गया। और उसके बाद जबकि गलती लड़की की थी, लेकिन लड़के और उसके परिवार के ऊपर एलिगेशंस लगा दिए गए डाउरी के, डोमेस्टिक वायलेंस के, और उसके बाद एक बहुत मोटी रकम की जो है डिमांड करी गई। तो तब जब एक बार एक वाक़या हुआ, जब कोर्ट में खड़े हुए थे, जब ये केस जो है चल रहा था, तो उस समय पे मैंने इस लड़की की रिलेटिव की बात सुनी कि सारे कानून महिलाओं के लिए हैं, तुम्हारे को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो उस बात को सुन के मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा गलती करने के बाद भी अगर किसी महिला के साथ ही कानून खड़ा है तो ये बात गलत है। तो तब मैंने सोचा कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाऊंगी। मार्टर्स ऑफ मैरिज मेरी पहली फिल्म थी, या पहला काम था इस स्पेस में आने के बाद, जो कि दहेज कानून के दुरुपयोग के ऊपर फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं लोग। तो वहाँ से जर्नी की शुरुआत हुई थी। एक बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस था, और उस समय पे तो बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते थे, लेकिन आज जो ये केतन और सिया की जो हम लोग कहानी देख रहे हैं, ये हम 14-15 साल पहले से देखते हुए आ रहे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और शादी या तो पेरेंट्स को बताया नहीं गया और फिर कर ली, और फिर उसके बाद आदमी और उसके परिवार को ख़त्म करने के लिए हर कवायद कर दी गई, या फिर पहले ही मर्डर कर दिया गया या बाद में मर्डर कर दिया गया। इन विषय पर आएंगे हम एक एक करके। हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर भी जिक्र समझेंगे, आपकी बात समझेंगे। मेरे पास एक आंकड़ा है एनसीआरबी का आंकड़ा है 2022 का, जिसमें महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, उनका आंकड़ा है कि 2020 में 3.71 लाख, लगभग 3.25 लाख मामले महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं उसके दर्ज हुए। 21 में 4.5 लाख, 22 में 4.25 लाख। ये कुछ आंकड़े हैं, एग्जैक्ट फिगर 4.45, 4.25, इस तरह के आंकड़े हैं। ये जो आंकड़े महिलाओं के खिलाफ अपराध के बढ़ रहे हैं, ये आप भी इस बात से इत्तेफाक तो रखती होंगी कि हर मामला पुलिस तक नहीं पहुंचता। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से मामले ऐसे हैं जो घर में सामाजिक प्रेशर में रफा दफा हो जाते हैं जी, जिनके पास पुलिस का एक्सेस नहीं है, वो अपराध की श्रेणी तक पहुंच नहीं पा रहे। हम इसका अभी तक ब्लिस में है कि चलो फायदा है, पुलिस तक नहीं पहुंची बात। सही बात।
लेकिन मैम जब इतने लाखों में मामले हैं, पुरुषों के खिलाफ महिलाओं के जो मामले हैं उनकी नंबरिंग काउंटिंग्स में की जा सकती है, तो इस तरह से इसको जर्नलाइज क्यों किया जा रहा है? अंकित, मुझे नहीं लगता कि जनरलाइज किया जा रहा है। मुझे लगता है कि समाज में एक पहलू जिसके बारे में पहले कभी कोई बात नहीं करना चाहता था, आज कहीं ना कहीं उसके बारे में बात होनी शुरू हुई है। आपने बात की आंकड़े की, हालांकि मेरा ये बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि हर शख्स की ज़िंदगी जो है वो अपने आप में इम्पोर्टेंस रखती है। हर ज़िंदगी महत्वपूर्ण है, हर जान महत्वपूर्ण है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेट नहीं करता ज़िंदगियों पे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। बट क्या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है? अब आप ये जो आंकड़े मुझे कह रहे हैं 4.5 लाख या जितने भी ये आंकड़े हैं, हालांकि इसमें किसी एक भी महिला के साथ अगर कुछ गलत होता है तो गलत है और उसके खिलाफ कानून को सख्त से सख्त सज़ा देने की भी ज़रूरत है। लेकिन इन आंकड़ों में लगभग 1.5 लाख केसेस जो हैं वो हैं क्रूअल्टी अगेंस्ट अ मैरिड वुमन के, जिसको हम लोग IPC 498 पहले कहा करते थे, अब IPC 85-86 हो गया है। यानी कि एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन का है वो IPC 498 का है। IPC 498 को हमारी सुप्रीम कोर्ट तक लीगल टेररिज्म कह चुकी है। 498 के अंडर जो कन्विक्शन रेट्स हैं वो इतने ज़्यादा मिनिस्क्यूल हैं, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आउट ऑफ द कोर्ट में सेटलमेंट होती है। जैसे मैंने आपको बोला कि पैसे की डिमांड होती है, 498 लगाया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस लगाया जाता है, 125 लगाया जाता है। अब आप आंकड़े भी मुझे दे रहे हैं, अब आप सोचिए एक परिवार का अगर आप मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में केसेस देखें, एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ। कल एक आदमी ने बागपत में आत्महत्या कर ली। उनकी 4 महीने पहले शादी हुई थी, उनका नाम है दीपक। उनकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर था। उन्होंने पहले ही दिन अपनी सुहागरात वाले दिन दीपक को बोल दिया कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। दीपक के पास और कोई चारा नहीं था बजाय कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करने का। वो दिल्ली में काम करते थे, दिल्ली में वापस आ गए। जब 2-3 महीने बाद वापस से अपने घर पे गए हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को अपने लवर के साथ वीडियो कॉल के ऊपर देखा, लड़ाई झगड़ा हो गया, वो घर छोड़ के चली गई। इमीडिएटली घर छोड़ के जाने के बाद उन्होंने थाने में कंप्लेंट करवाई दीपक और उसके पूरे परिवार की। चार्जेस देखिएगा, डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, उनके छोटे भाई के ऊपर रेप का इल्ज़ाम, उनके मझले भाई के ऊपर मॉलेस्टेशन का इल्ज़ाम। तो ये जो FIR जो होगी उसमें एक रेप का भी चार्ज है, उसमें एक मॉलेस्टेशन का भी चार्ज है, उसमें एक डोमेस्टिक वायलेंस का भी चार्ज है, उसमें एक डाउरी का भी चार्ज है। एक FIR में 4 चार्जेस बन रहे हैं। अब वो आंकड़ों में किस तरह से जाएंगे आप समझ सकते हैं। एक ही केस में इतने सारे सेक्शंस हो गए तो 4 क्राइम्स हो गए सिर्फ एक केस के, ठीक है। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि आंकड़ों की वजह से आप महिलाओं की विक्टिमाइजेशन को असेस करो, नहीं। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि बहुत केसेस हैं जो रिपोर्टेड केसेस हैं जिनमें सच्चाई वो नहीं होती जो FIR में लिखवाई जाती है। एक तो ये पहलू हो गया। दूसरा पहलू अंकित, अब मैंने आपको बोला क्रूअल्टी ऑन अ मैरिड वुमन के लगभग 1,35,000 से 1.5 लाख तक केसेस हर साल फाइल होते हैं। क्या क्रूअल्टी ऑन अ मैरिड मैन ऑफेंस है? नहीं है। अगर एक आदमी जिसको, जैसे एक अतुल सुभाष जो था, मैं आपको उदाहरण के तौर पे इसलिए दे रही हूँ, या अगर दीपक जो है, अगर दीपक के साथ देखिए तो कहीं ना कहीं क्रूअल्टी हुई है ना। वो शादी उस लड़की ने झूठ बोल के करी है उनके साथ, उसके बाद सफ़र उन्हीं को करना पड़ रहा है, ह्यूमिलिएशन उनकी हुई है, हरासमेंट उनकी हुई है, टॉर्चर उनके साथ हुआ है। अब उन्होंने सुसाइड भी कर लिया। क्या सुसाइड करने से पहले वो अपनी वाइफ के ऊपर FIR दर्ज करा सकते थे? नहीं करा सकते थे। लेकिन वहीं पे अगर एक महिला की शादी होती है और एक आदमी ने अगर उससे झूठ बोल के शादी करी है, वो किसी और से प्यार करता था, उसके पास हर कानून का अधिकार है उसके खिलाफ FIR करने का। रेप के केसेस, अभी थोड़े दिनों पहले एक आदमी का गैंगरेप हुआ हरियाणा में, पुरुषों ने किया, पुलिस ऑफिसर्स ने किया। इस समय पे भारतीय न्याय संहिता में धारा नहीं है रेप या गैंगरेप या किसी तरह भी का भी सेक्सुअल ऑफेंस एक आदमी रजिस्टर करा ले। कोई आदमी भी अगर आपका रेप कर दे तो एक आदमी FIR दर्ज नहीं करा सकता। स्टॉकिंग के इतने सारे हमारे पास केसेस आते हैं अंकित, जहाँ पे एक लड़की एक आदमी की
जिंदगी बिल्कुल बर्बाद कर देती है। हर रोज 200 कॉल्स उसको करती है, मैसेजेस करती है, ब्लैकमेल करती है, उसको फोर्स करती है, कंपेल करती है उसके साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए। वही चीज़ जो एक आदमी करे जिसको हम स्टॉकिंग बोलते हैं, वही अगर एक महिला करे तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ महिलाएं फाइल कर सकती हैं, पुरुष नहीं फाइल कर सकते। तो मैं सिर्फ इतनी बात बोल रही हूँ कि अगर हम लोग एक कंपैरिजन के ही ग्राउंड पे अगर कंपेयर करना चाह रहे हैं, आप क्या कंपेयर कर रहे हो? एक पक्ष वो है जिसको किसी भी ऑफेंस को रिपोर्ट करने का जेंडर बेस्ड ऑफेंस अधिकार ही नहीं है हमारे कानून में, तो हम किस तरह से कंपेयर करेंगे? मैंने आपको जो अपनी कॉन्वर्जेशन में कहा, अब इतने सारे जून 2026 में हम लोग 22 जून तक लगभग 42 मर्डर्स डॉक्यूमेंट कर चुके हैं जहां पे पतियों को उनकी पत्नी ने कत्ल कर दिया। इस साल इस जून 2026 में जनवरी से लेकर जून तक के आंकड़े ये डॉक्यूमेंटेड है, ये डॉक्यूमेंट है। अब मैं एक्सेल शेयर कर दूंगी आपके पास जो शीट है। 2026 में जनवरी से लेकर जून तक हम लोग 300 ऐसे मर्डर केसेस डॉक्यूमेंट कर चुके हैं। और मैं यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगी कि ये एक्चुअल आंकड़े नहीं हैं, ये सिर्फ मेरी ऑर्गेनाइजेशन के एक रिसर्चर के कलेक्ट करे हुए गए न्यूज आर्टिकल्स हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडिया में जो पब्लिश हुए। रीजनल मीडिया में जो हुए, रीजनल मीडिया में जो हुए तो हमारे को समझ में नहीं आता। कोई अगर तेलुगु में है, तमिल मतलब में ये वो है, नंबर है जो कलेक्ट किया जा सका, जो हमको जो भाषा समझ में आती है और जो आर्टिकल्स हम लोग गैदर कर पाए गूगल या अपना सर्च करके या अपने पैरामीटर्स कुछ लगा के, जो हम लोग आर्टिकल्स गैदर कर पाए, जो एक्चुअल नंबर्स हैं उनकी तो कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। सिर्फ एक आंकड़ा है जो पुरुषों के साथ थोड़ा गलत हो रहा है इस समाज में, इस चीज़ को बताता है, जो कि है सुसाइड डेटा। हर साल लगभग 1.25 लाख पुरुष सुसाइड करते हैं इंडिया में, जिसमें 31 से 35% जो आंकड़े हैं वो फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से हैं। अब ये जो दीपक का सुसाइड है जिससे हम लोगों ने शुरुआत करी, दीपक का सुसाइड जो है इस कैटेगरी में नहीं जाएगा कि दीपक अपनी पत्नी से प्रताड़ित थे इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया, वो कैटेगरी में जाएगा फैमिली प्रॉब्लम्स में। तो कहीं पे भी कभी भी पुरुषों के साथ गलत हो रहा है इसके बारे में बात करना हम लोग शुरू करें तो कहाँ से करें, अगर सारी बात आंकड़ों की ही है तो, क्योंकि आंकड़े तो हमारे पास है ही नहीं। मैम, जब मैं अपनी टीम से इस बारे में बोला कि आप पुरुषों के आंकड़े रखेंगी, तो उन्होंने कुछ डेटा निकाल के हमारे सामने रखे कि इस देश ने जितने क्रूअल तरीके से अपराध महिलाओं के खिलाफ होते देखे हैं, जब जब उनका जिक्र होता है वो जिक्र अपने आप में रूह कपा देने वाला होता है। निर्भया केस से आज तक भारत उभरा नहीं जी। वो जब भी कोई बच्ची घर से बाहर निकलती है, पेरेंट्स के बिहाइंड द सीन वही चल रहा होता है जी। बदायूं का केस हो जी, उन्नाव रेप केस हो, कठुआ केस हो, में महिलाएं शारीरिक रूप से पुरुषों के मुकाबले काफी अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो उतनी बल शक्ति उनमें नहीं होती है। अपराध जब पुरुष करने पर उतरता है तो उसके केसेस एन नंबर्स में निकल कर आते हैं। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से आप बातों को बता रही हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, पुरुषों के खिलाफ हिंसा हुई, ये फिर भी आप जर्नलाइज नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब है कि एक तरफ एक महिला बोल रही है कि मेरे खिलाफ अपराध हुआ और पुरुष बोल रहा है कि मेरे खिलाफ अपराध हुआ, तो समाज उसे इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसके अंदर एक प्रायर नोशन है कि नहीं, पुरुष हो तो तुम्हें छुएंगे ही नहीं। वो ये मानते हैं कि तुम तब भी आत्मरक्षा के लिए सक्षम थे, महिला का शारीरिक सौष्ठव भी इतना भारी नहीं है कि वो इस तरह के लोगों से बच पाती। तुम कहीं पर भी भीड़ में अकेले निकल सकते हो बीइंग ए पुरुष, महिला उस भीड़ में जाने में भी बड़ी असहज होती है। तो जहां तक बात हो महिलाओं के खिलाफ होने की अपराध, और ये ऐसा नहीं है कि मैं महिलाओं का एडवोकेट बनकर आपके सामने बात कर रहा हूं, इसलिए ताकि कन्वर्सेशन में दो पक्ष रहें और उस पक्ष के माध्यम से आप और हम दोनों एक तरह से बात रख पाए। तो जहां पुरुषों के साथ, और निश्चित ही आप जिन बातों को कर रही हैं वो समाज में है और समाज इससे चिंतित भी है। हम जैसे जितने भी सर्कल के लोग हैं उनके बीच में बड़ा चर्चा का विषय है, और जो भी लोग अपनी मैरिड लाइफ में या फिर इस समय डिवोर्स फाइल करने में है, जहां जहां पर भी जिनकी लाइफ थोड़ा भी स्ट्रगल कर रही है, उनके बीच की चर्चा है। लेकिन जब हम बात उस पैमाने पर बैठ के बर्ड आई व्यू से निकलकर देखने के निकलते हैं कि यार पुरुष और महिलाओं में समाज महिलाओं के साथ क्यों खड़ा है, तो ऐसे बहुत से कारण आप फिंगर्स पे गिना सकते हो जो पुरुषों के लिए नहीं हो सकते। तो जब आप ऐसी बातें रखती हैं, क्या आपको ये नेचुरल रिएक्शन दुनिया का नहीं मिलता? देखिए,
ऐसा समाज हमारा है नहीं कि महिलाओं की प्रॉब्लम्स को भी पहले दिन से समझना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। महिलाओं की जो दिक्कतें हैं, महिलाओं की जो परिस्थितियां हैं, आप ये सोचिए कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हमारी कंट्री में 2005 में आया। क्या घरेलू हिंसा पहले नहीं होती थी? होती थी, लेकिन उसको समाज समझना नहीं चाहता था या एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, या उनको लगता था कि इतनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है कि इसके खिलाफ हम लोग इतनी आवाज़ उठाएं। तो समाज हर बदलाव को पहले इग्नोर ही करता है। पुरुषों के साथ भी जो आज के टाइम पे गलत हो रहा है उसको लार्जली समाज इग्नोर करेगा, जिसमें कोई दो राय है ही नहीं अंकित। महिलाओं के साथ जिस लेवल की ब्रूटैलिटी होती है, जिस लेवल के क्राइम्स हम लोग देखते हैं, शायद कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता। लेकिन क्या सौरभ को जिस तरह से ब्लू ड्रम में भर दिया गया वो समाज की चेतना को नहीं जगाएगा? जगाया तो लोगों को दिक्कत है कि आप क्यों पुरुषों के बारे में बात कर रहे हो। अभी एक हफ्ते पहले चेन्नई में फिर एक पत्नी ने अपने पति को जो है पूरे के पूरे हाथ काट दिए, टॉर्सो काट दिया, धड़ काट दिया, पैर काट दिए, टॉर्सो को जो है रेलवे स्टेशन में एक सूटकेस में पैक करके रख दिया और बाकी के सारे बॉडी पार्ट्स कहीं और फेंक दिए। हम लोग आज डेली बेसिस पे इस तरह के केसेस देखते हैं जहाँ पे बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर किया गया, बट वो समाज की कॉन्शियंस में नहीं आता। और मैं ये नहीं बिल्कुल भी बोल रही हूँ कि महिलाओं के साथ जितने भी अपराध होते हैं वो सारे के सारे मीडिया में आते हैं या उन सब के ऊपर डिस्कशन होती है, नहीं। अगर ये हम कह रहे हैं कि पुरुषों के साथ भी अपराध हो रहा है, उसका कहीं पे भी ये मतलब नहीं है कि महिलाओं के साथ अपराध नहीं हो रहे हैं। Very true. हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो एक लेंस है खासकर हमारे लॉ सिस्टम का, हमारी लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ का या फिर हमारी पुलिस अथॉरिटीज़ का, समाज जैसा भी सोचे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन न्याय प्रणाली जो है उसको सब लोगों के लिए सिमिलर सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि न्याय जेंडर बेस्ड नहीं हो सकता। न्याय सब लोगों को मिलना चाहिए और वही हमारी मुहिम है या वही हम काम करते हैं कि जब तक लोगों को चेतना भी नहीं आएगी कि आदमियों के साथ भी गलत हो रहा है तो फिर उनको न्याय मिलना कहाँ ही शुरू हो पाएगा। ठीक है मैम, न्याय की जब बात आती है तो ये बात लैंड करती है कानून पर जी। चूंकि जैसा आपने बताया कि अभी ऐसा कोई लॉ है ही नहीं, तो फिर ये अगेन आकर लेजिस्लेचर के पाले में गिरता है, विधायिका के पाले में आके गिरता है। क्या आप लोगों की कभी कोई ऐसी मुहिम इस एरिया तक पहुंची कि साहब पुरुषों के लिए भी कानून होने चाहिए? क्योंकि अल्टीमेटली दो विषय आपने बहुत ही गंभीर उठाए कि पुरुषों के साथ अगर रेप हुआ तो शिकायत कराने के लिए उनके पास कोई आधार नहीं है, और दूसरा जिसको हर दूसरा आदमी सहमति के साथ देखेगा कि पुरुषों के खिलाफ अगर वायलेंस हो रहा है तो पुरुष किस धारा के आधार पर शिकायत करे, ये भी कानून के अंदर धारा नहीं है। मतलब मैं ये आपकी कही हुई बात दोहरा रहा हूँ, मेरी जानकारी में नहीं है, मैं इसलिए आपके साथ इस बात को दोहरा रहा हूँ। तो मैं आपको एक और चीज यहाँ पे अगर छोटी सी ऐड करना चाहूँगी। हालांकि हम लोग अपने आप को डेवलप्ड वर्ल्ड से तो शायद अभी बहुत दूर है कंपेयर करने में, और शायद हमारी इंडियन सोसाइटी अभी उतनी एडवांस्ड या डेवलप्ड हुई भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो कहीं ना कहीं यूके की जो लेजिस्लेशन है उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। तो लेकिन यूके में तो लॉ जेंडर न्यूट्रल है, बट इंडिया में लॉ जेंडर न्यूट्रल नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप मैं एक दिन पढ़ते हुए देख रही थी, इंटीमेट पार्टनर मर्डर जो हैं वहाँ पे एक हफ्ते में एक आदमी होमिसाइडल डेथ का शिकार होता है जहाँ पे फीमेल परपेट्रेटर है, और वो आंकड़ा भी उनके लिए एक हफ्ते में एक भी बहुत बड़ा है। और मैंने आपको इंडिया में बता दिया कि जून में 42, यानी कि एक दिन में 2 मर्डर हो रहे हैं इस तरह के, तो यहाँ पे वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जब हमारी कानून या फिर जब हमारा जो सिस्टम बना हुआ है इन चीज़ों को एड्रेस करने का या देखने का, तो फिर जब हम लोग लेजिस्लेशंस बाहर के अगर उनको कॉपी कर रहे हैं या अगर हमारे समाज में प्रोग्रेसिव अगर हम लोग बोल रहे हैं हमारे लेजिस्लेशन होने चाहिए, तो फिर कहीं ना कहीं आपको प्रोग्रेसिव ये भी देखना पड़ेगा कि बाहर न्यूट्रलिटी है तो इंडिया में वो न्यूट्रलिटी कब तक नहीं आएगी। ठीक है, मतलब ये वो वाली बात है कि अगर और गहराई तक उतरेंगे तो ये आरक्षण तक बात जाएगी, क्योंकि महिलाओं के लिए जब समानता की बात आती है तो जो आपने स्टार्टिंग में कहा था ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ,
तो उसमें महिलाओं को आरक्षण देने के पीछे का आधार भी यही था, महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाना, क्योंकि इस समाज ने उन्हें बहुत हाशिए पर छोड़ा हुआ है। और ये जब और गंभीरता से आप आगे जाएंगे तो इसके पीछे जो अड़चन आती है वो यही है कि कब ये सेट किया जाए कि महिलाएं बराबर आ गई है ना। तो महिलाएं बराबर आ गई, ये बात अपने आप में महिला सशक्तिकरण तक सबसे होते हुए पहुंचती है, एक कॉम्प्लेक्स टाइटल बन जाता है। इसीलिए ये विषय आज के दौर में चर्चा के अंदर आते हैं। अब आपने जो बोला अंकित, उसका जवाब देती हूँ मैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे बहुत सारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फाइल हो चुकी हैं, जेंडर न्यूट्रल लॉज के लिए भी फाइल हो चुकी हैं, जो फॉल्स एलिगेशंस के पुरुष जो शिकार होते हैं उनको रिकॉर्ड्स या कॉम्पनसेशन, उसकी भी PIL फाइल हो चुकी हैं। मेंस कमीशन के लिए भी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हो चुकी है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जो कि मुझे तो लगता है कि बड़ी स्ट्रेंज टिप्पणी है, बट हमारे जो शीर्ष जो कोर्ट है उनके अगर मिलॉर्ड्स ने अगर बोला है तो फिर उन्होंने कहा कि आप मेंस कमीशन किस लिए चाहते हैं? उन पुरुषों के लिए जो कल आत्महत्या करेंगे या आने वाले समय में आत्महत्या करेंगे। मतलब हमारी सुप्रीम कोर्ट जो सबसे एपेक्स कोर्ट है, सबसे बड़ी कोर्ट है, उसको ये लग ही नहीं रहा कि आज के समय पे पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं और इतने बड़े आंकड़ों में आत्महत्या कर रहे हैं। पार्लियामेंट की अगर बात की जाए तो जेंडर न्यूट्रल लॉज के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट KTS तुलसी जी ने एक रेप लॉज की जेंडर न्यूट्रलिटी के लिए प्राइवेट मेंबर बिल मूव किया था। उसके बाद अभी रवि किशन जी ने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई कि, हालांकि उन्होंने पुरुषों की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि झूठे केसेस से बहुत एक बड़ा हमारी सोसाइटी में पॉपुलेशन है जो कि इम्पैक्टेड है और इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए। फिर डॉक्टर अशोक मित्तल हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने भी अभी एक प्राइवेट मेंबर बिल मूव किया है मेंस कमीशन के लिए। केरला में असेंबली में भी एट द स्टेट लेवल एक मेंस कमीशन की डिमांड रखी गई है। राजस्थान हाई कोर्ट में भी एक PIL मूव हुई है जिसमें मेंस कमीशन की डिमांड की गई है। ये सारी की सारी डिमांड्स ही आज तक हुई है, अभी तक ऐसा कोई कॉन्क्रीट आउटकम किसी भी इन पिटिशंस को या किसी भी ऐसी मुहिम को नहीं मिल पाया। ठीक है, ये आपके अपडेट्स हैं, अच्छा किया आपने इस बारे में लोगों को जानकारी दी। अब यहीं से आगे हम वापस से लौटते हैं जिस विषय की वजह से आज आप और मैं दोनों बैठ के चर्चा करने आए हैं। 2 केसेस, एक आपने थोड़ी देर पहले बताया हाथरस का मामला, दीपक वाला बागपत का मामला, और दूसरा ये जो केस हम अभी बात कर रहे हैं केतन चेतन वाला मामला। मैम, इन दोनों मामलों में एक बहुत ही सवाल जो लोगों के मन में चल रहा है, एक लड़की जिसका बागपत का जिक्र किया, वो सुहाग रात पे अपने पति को बोलती है कि मेरा तो अफेयर है और मैं तुम्हारे साथ आगे संबंध में नहीं रह सकती, लेकिन शादी में रहूंगी। आप बता रही हैं कि उसका पति गार्ड था। दोनों की आयरनी देखिए, इधर आप बता रहे हैं जो हैंड टू माउथ व्यक्ति है और एक वो जिसकी शादी में 17 करोड़ खर्च होने हैं। तो अगर कोई ये कहे कि अमीरों के साथ ऐसा हो रहा है, गरीबों के साथ ऐसा हो रहा है, दोनों बहुत अलग अलग केस स्टोरीज हैं। तो सबसे पहले हम बागपत वाला केस भी डिस्कस कर ही लेते हैं। मैम, शादी में अगर कोई व्यक्ति आया है तो क्या कारण रहे होंगे महिलाओं के शादी में आने के, कि उसने अपने अफेयर को, जिसके साथ उसका व्यवहार चल रहा है, लव रिलेशन चल रहा है, उसके साथ ना जाकर शादी में आना प्रेफर किया, और फिर महिलाओं की वो मानसिकता कि अपने प्रेमी को अभी भी बख्श रखा है कि तुम मेरा शादी करने में साथ नहीं दिए, तुम्हारे साथ मैं शादी नहीं कर पाई, फिर भी मैं किसी और के साथ रह के भी तुम्हारी हूं। ये क्या ह्यूमन साइकोलॉजी है? मतलब आपने कैसे इसे डिकोड किया, कुछ समझा इस बारे में? अंकित, देखिए, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट हम लोग तो क्रिमिनल पैटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इन केसेस को देखते हैं। मुझे लगता है कि एक, पता नहीं, शायद ये पुरुषों में भी हो पर्सपेक्टिव या फिर एक बिहेवियर, बट क्योंकि हम लोग महिलाओं के द्वारा कमिटेड क्राइम्स को ज़्यादा देखते हैं तो शायद उसके बारे में मैं ज़्यादा बेहतर बोल पाऊँगी। मुझे लगता है एक ड्यूअल फेस या ड्यूअल रियलिटी या फिर ड्यूअल बिहेवियर बहुत कॉमन है महिलाओं में। दोगलापन समाज को ऐसे दिखाना है कि हमारे से ज़्यादा प्योर, हमारे से ज़्यादा ओबीडियंट, हमारे से ज़्यादा मॉडेस्ट कोई इंसान नहीं है, बट एट द सेम टाइम एट अ पैरेलल एक ऐसी भी लाइफ चल रही है जहाँ पे इंसान आपको समझ में नहीं भी पाएगा कि ये सेम इंसान है कि नहीं है। और मैं ये बात अक्सर बोला करती हूँ कि देखिए, हम लोगों ने कानून बना दिए कि इन लॉज ने अगर कोई टॉर्चर किया, इन लॉज ने अगर कोई सफरिंग करी तो आप FIR कर दीजिए।
कितनी सारी लड़कियां हैं जो अपने घरों में सुसाइड कर लेती हैं अपने पेरेंट्स की प्रेशर की वजह से या टॉर्चर की वजह से या उनके साथ गलत बर्ताव हुआ है या किसी भी तरह से उनको फोर्स किया गया है। उनके हमारे पास कोई केसेस या फिर कोई ऐसे प्रावधान नहीं है कि जाके आप एफआईआर करो। अगर एफआईआर होने लग जाए तो फिर पता चलेगा कि उनके अपने मैटरनल फैमिली में भी कितनी ज़्यादा तरह की प्रेशर्स या फोर्सेस से उनको डील करना पड़ता है, या कि क्राइम की नेचर में अगर ये चीज़ जा रही है। तो जो हम लोग देखते हैं वो ज़्यादातर यही देखते हैं कि पेरेंट्स के सामने अपना एक ऐसा चेहरा जहाँ पे द आइडियल पर्सन की तरह वो देखते हैं, एक आइडियल डॉटर की तरह देखते हैं, और उस जोन से या उस डोमेन से निकलना नहीं है। उनको लगता है कि शादी हो जाएगी, उसके बाद आप अपनी लाइफ जैसे भी कंटिन्यू करना चाहो आप कर सकते हो, पेरेंट्स को पता नहीं लगेगा, उसमें से तो जैसे भी निकलेंगे हम लोग देख लेंगे, या फिर उनके ऊपर इल्जाम लगा देंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं अंकित आज के टाइम पे। जाए कि लड़कियां पेरेंट्स के सामने बात रखने में हेजिटेट करती हैं या अपना एक वो जो चोला उन्होंने पहना हुआ है वो चाहती नहीं है कि उस चीज में, हाँ, चाहती नहीं है कि अपने पेरेंट्स को जो वो हैं एक्चुअल में। मैं आपको इस एग्जाम्पल से बताऊंगी कि जिस केस के बारे में मैं आपको बता रही थी स्टार्टिंग में, जहाँ से शुरुआत हुई, वहाँ पे उस लड़की ने बार बार ये बोला कि मेरी माँ को मत बताना कि मेरा ये ऐसा अफेयर है। और जबकि उसका शादी से 3 साल पहले से वो अफेयर चल रहा था। वो शादी भी उस लड़की ने पूरी अपनी प्रेमी के साथ एक पैक्ट में करी कि इस परिवार को हम लोग बेवकूफ़ बनाएंगे, तुम सिर्फ ये कहना कि शादी के बाद भी तुम इसी कंपनी में नौकरी करोगे, क्योंकि उस लड़की का अफेयर ही अपने बॉस के साथ था। तो उन्होंने ये पूरा का पूरा सोची समझी साजिश के तौर पे एक अरेंज्ड मैरिज में वो लड़की गई कि हम लोग बेवकूफ बनाते रहेंगे, पेरेंट्स को भी पता नहीं चलेगा। हमारे ऑडियंस को इस विषय का भी कंटेक्स्ट देना पड़ेगा, अन्यथा वो रिलेट नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था जैसे शुरुआत हुई थी कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था। जो स्टार्टिंग हम लोग कर रहे थे उसमें एक कहानी शुरू हुई थी जहां से मैम का मोटिवेशन जनरेट हुआ था, वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर था। और मैं चाहता हूं कि वो वाला विषय भी मैं आपसे अलग मतलब उसमें पार्ट में अगले वाले में नहीं, मैं इसी में उसको इंक्लूड करती हूँ। देखो, क्योंकि लोग समझ पाएंगे इस चीज को कि एक एक्चुअल में वाकया है जहाँ पे एक लड़की किसी और को प्यार करती थी, 3 साल से उसका अफेयर था, उसके बावजूद उसने अरेंज मैरिज सेटअप में वो खुद गई, पढ़ी लिखी, बहुत ही समझदार, सबसे बड़ी बहन अपने परिवार की और अच्छी कंपनी में काम करने वाली, अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रैवल करी हुई लड़की। किसी भी तरह से आप इस लड़की को अप्रेस्ड नहीं बोल सकते हो, सप्रेस्ड नहीं बोल सकते हो। उसने अपनी जिंदगी, ठीक है, तो कोई ऐसा परिवार का प्रेशर नहीं है, बट वो ड्यूअल फेस कि अपने पेरेंट्स के सामने एक चेहरा है और एक्चुअल में दूसरा चेहरा है जो कि पेरेंट्स को दिखाना नहीं है। उसने शादी करी, उसके शादी के बाद भी इस अफेयर को कंटिन्यूड रखा, लेकिन जब इस परिवार को पता चल गया कि इस तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो मैं क्या बोलूँगी कि ये फ्रॉड मैरिज उस लड़की ने करी अपने प्रेमी के साथ मिलके, तो उसने सिर्फ एक ही चीज़ बोली, मेरी माँ को मत बताना, किसी भी तरह से इस शादी को तोड़ दो, मैं शादी को तोड़ने को राजी हूं, मुझे शादी में नहीं रहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी माँ को मत बताओ। तो आपका कहना यह है कि महिलाओं का जो दोहरा चरित्र बनता जा रहा है, दो चेहरे जो बनते जा रहे हैं, वो ये कि एक तो उनका अपना समाज है, उस समाज में वो अपने आप को बिल्कुल नीट, क्लीन, फेयर, जो इस तरह से आप शब्दों में बोल सकते हैं, समाज की दृष्टि से उन्नत दिखाना चाहती हैं। लेकिन जब वो अपने इंटरनल रिलेशंस की बात आती है या फिर जिनके निजी जो संबंध हैं उनकी बात आती है, प्राइवेट रिलेशंस की बात आती है, तो उन मामलों में उन्हें बाहर ना आ जाए इसलिए डिफेंस के रूप में शादी को यूज कर लेती हैं। बहुत सारे केसेस में, काउंटलेस केसेस में। मेरी यहाँ पे दिक्कत ये है, और मैं क्लैरिफाई कर दूं अंकित, मैं नहीं बोल रही कि शादी से पहले या मतलब आपका किसी के साथ अफेयर है उसमें कोई गलत चीज़ है। आप एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हैं, आप जिस इंसान के साथ रहना चाहें आप रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे परिवार को कंप्लीटली बर्बाद कर देना, वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है। आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्मोकिंग करते हैं, आप पार्टिंग करते हैं, आप जिस भी तरह का XYZ आपका लाइफस्टाइल है, मैं इन चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर रही, मैं ये नहीं बोल रही, ग्लोरीफाई नहीं कर रही, ठीक है। समाज में इन हैबिट्स का एक अपना पर्सपेक्टिव है। मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी
दारू पीता है तो उसको हम लोग कोई बहुत ही अच्छा इंसान समझते हैं, ऐसी कोई बात है। समाज का एक मोरालिटी में अपना पर्सपेक्टिव है, वो आदमियों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। ऐसा हो सकता है कि आदमियों के लिए थोड़ा कम है या आदमियों के लिए थोड़ा कम संकोच करते हैं, महिलाओं के लिए थोड़ा ज़्यादा संकोच करते हैं, लेकिन मोरालिटी है समाज में। आप उस मॉरल फिगर में कास्ट नहीं होना चाहते, ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देन टेक अ स्टैंड। डू नॉट ruin somebody else's life बिकॉज आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, और उसके बाद आपने कुछ फिर एक्सट्रीम कर दिया तो फिर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो कि भाई हमारे ऊपर तो इस चीज अपनी टर्म्स पे जी है। यहाँ पे नोएडा में अकेली रहती थी वो। अभी कुछ दिन पहले मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें देश में एक ऐसी ऐप का नाम जिक्र मैं नहीं लूंगा, लेकिन एक ऐसी ऐप का जिक्र आया। बिफोर यू से अंकित, मतलब मैं आपसे, क्योंकि आप मुझे बहुत सुलझे हुए इंसान लग रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ पूछूंगी। अभी जैसे सोनम रघुवंशी का केस आया या मुस्कान का केस आया और भी बहुत सारे केसेस आए हैं, वही मैं आपको बोल रही हूँ, तो 3-4 केसेस हैं जो मीडिया में डिस्कस हो गए और लोगों को दिक्कत हो गई कि भाई हम पुरुष के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, अदरवाइज हर रोज मर रहे हैं। आप सोचिए कि अगर एक आदमी अपनी पत्नी का कत्ल कर देता है या होने वाली फियांसे का कत्ल कर देता है इस वजह से कि उसका कहीं और अफेयर है, और फिर इस मर्डर के बाद, एक बहुत ही शॉकिंग मर्डर के बाद समाज ये बोलने लग जाए कि इस आदमी ने तो इसलिए मर्डर कर दिया क्योंकि इसके माता पिता ने इसके साथ ज़बरदस्ती इसकी शादी करवाई थी, क्या कोई भी एक्सेप्ट करेगा इस आर्ग्यूमेंट को? बट आज के टाइम पे आप आधा सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, खासकर महिलाएं लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिख रही हैं, जबरदस्ती शादी करवा रहे थे, सिर्फ 20 ही साल की तो थी, क्यों शादी करवा रहे थे, लड़कियों को जबरदस्ती की जाती है, ये है वो है। आप XYZ 1000 चीजें हैं जो कर सकते हो। खासकर पुणे में रहने वाली, अच्छे कॉलेज में पढ़ने वाली, अच्छे परिवार से बिलोंग करने वाली, सेल्फ एक्सप्रेशन, वो उनकी इतनी सारी वीडियोस अभी हैं, अच्छी तरह से वो हंस रही हैं, अच्छी तरह से वो एक्ट कर रही हैं। वहाँ पे अगर आप ये कहना चाहते हैं कि एक लड़की अपने पेरेंट्स से खुल के ये डिस्कस नहीं कर सकती कि किससे उसको शादी करनी है, किससे नहीं करनी है, मुझे बहुत हिपोक्रिटिकल लगता है। आप एक जगह पे तो बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल सशक्त हैं, एम्पावर्ड हैं, आप किसी भी तरह से पुरुषों से कम नहीं हैं, बट वहीं पे जहाँ पे एक इतना जघन्य अपराध हो गया, आप टर्न अराउंड करके फिर वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर तो प्रेशर है। यही सबसे बड़ा क्वेश्चन भी बना कि आप इतने सक्षम परिवार से आते हैं, मतलब ये किसी को भी ना डाइजेस्ट होने वाला जो पॉइंट है वो ये कि आप इतने सक्षम परिवार से हैं कि आपको बोलने की वहां आज़ादी है। आपकी प्री वेडिंग शूट, आज देश में कितने कम घरों में शादियों के पहले प्री वेडिंग होती है। हमारे ज़माने में तो ये चर्चा भी नहीं होती थी। वेडिंग के बाद की जो पोस्ट वेडिंग शूट्स भी होते थे वो भी बहुत ही जिम्मेदारी के साथ होते थे। बट अंकित, आज के टाइम पे तो ये प्री वेडिंग शूट्स, पोस्ट वेडिंग शूट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द एक्चुअल कन्वर्सेशंस दैट आर सपोज्ड टू हैव इन अ मैरिज। मैं जब पढ़ रहा था इस पूरे केस के बारे में तो पता चलता है कि वो प्री वेडिंग शूट के लिए विदेश जा रहे थे जी, और पासपोर्ट के केस में पता चला कि उस लड़की ने उस लड़के के पासपोर्ट को ही कहीं जला बुना दिया, जो कुछ किया, ताकि ये वाला प्लॉट रचा जा सके कि उसे ले जाकर लोहागढ़ पे बर्थडे मनाने ले जाया जा सके। मेरा एक बहुत ही मतलब विस्मयकारी शब्द ये रहा कि आपको मारना आसान लगा अपने पेरेंट्स को कन्फ्रंट करने से। मतलब ये एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है जिस आर्ग्यूमेंट को जब जब आप तलाशेंगे कि कोई ऐसा क्यों कर सकता है कि आपको मारना इतना इजी क्यों लग रहा है, मतलब आपको इसके पीछे क्या आधार लग रहा है। एक तो ठीक है कि चलो वो इसलिए किया क्योंकि पेरेंट्स के साथ कन्फ्रंट करना उसको मुश्किल लग सकता होगा, उसको अपनी इमेज वहां पर ये दिखानी थी कि मैं तो बहुत सती सावित्री हूं। अब सवाल यहां पर है कि मुझे मारना आसान लग रहा है, तो मैं मारना आसान क्यों लग रहा है? क्या कानून का डर खत्म हो गया या एस्केप की टेक्निक बहुत सारी आ गई हैं? आज 20 साल का बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है। अगर हम 20 साल की सिया का भी केस डिस्कस कर रहे हैं तो उसने भी इन सब चीजों को करने से पहले बहुत बार विचार तो किया होगा ना। तो क्या मारना आसान हो गया? इंसान की जीवन की कीमत बहुत कम हो गई है। देखो अंकित, मुझे ये लगता है, हालांकि मेरे पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है जो क्रिमिनल साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर पाए, बट मुझे ये लगता है कि कोई भी क्रिमिनल क्राइम करने से पहले ये नहीं सोचता कि वो पकड़ा जाएगा या पकड़ी जाएगी। अगर आप सोनम का केस देख लो तो सोनम और उसके सारे के सारे लोगों को भी यही लग रहा था कि बड़े एक नेचुरल सी डेथ दिखा देंगे, गिर गया वहां से, किसी को कोई शक नहीं होगा, क्यों ही एक नई नवेली दुल्हन के ऊपर किसी को शक होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे भी
इनिशियली तो एक्सीडेंटल डेथ ही थी ये, वो तो परिवार को 3-4 दिन बाद थोड़ा शक होने लगा, और पुलिस भी, पुणे पुलिस को मैं दाद देना चाहूँगी इस केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए, उन्होंने एक्चुअली देखा। अदरवाइज ये तो बहुत ही कैजुअल, मतलब बहुत ही बिलीवेबल स्टोरी थी कि भाई इतने ऊपर फोर्ट पे गए हैं और वहाँ से पैर फिसल गया और वो गिर गए, और जो है इनको किसी भी तरह से किसी को कुछ एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ता, सांप का सांप मर गया और लाठी भी नहीं टूटी वाली बात हो गई। ठीक है, बहुत सारे क्रिमिनल्स को ये नहीं लगता है कि वो कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे, इसलिए वो क्राइम करते हैं। बट ये डेफिनेटली एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड है जहाँ पे खासकर महिलाएं, जिनको हम लोग सोचते हैं कि बहुत सेंसिटिव होती हैं, एक फेमिनिन जो नेचर होता है लड़कियों का, महिलाओं का, वो इतनी एक्सट्रीम तक सोचने से पहले शायद बहुत बार यूं होता है कि आप कैसे किसी इंसान के साथ। बट इट इज़ डिस्टर्बिंग कि हम लोग अपनी सोसाइटी में इस तरह के और मतलब बहुत ही ज़्यादा केसेस देख रहे हैं। अभी थोड़े दिनों पहले आप राजस्थान से हैं, राजस्थान का आपको शायद आपने वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी, उसमें एक लड़की है, उसको अपना पति इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि वो काला था और ये बहुत खूबसूरत थी, तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को अपने लवर के साथ मिलके अपने घर में बाकायदा चोरी और डकैती करवाई और अपने हस्बैंड को मरवा दिया, और उसके बाद दहाड़े मार मार के रो रही हैं कि मैं तो दूसरे रूम में थी जब डकैत आए और उसको मारकर चले गए, और बिल्कुल हाँफ रही हैं। इतना अच्छा मतलब ड्रामा कर रही हैं, इतना अच्छा ड्रामा कर रही हैं। और उसके बाद फिर पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि इन्होंने अपने लवर के साथ मिलके और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को अपने पति को मारने की सुपारी दी थी, और उसके बाद शी वाज पुलिंग आउट अ स्टंट। बट सोचिए अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करती तो इट वुड हैव बीन अ डकैती। मतलब ये अगर अब तक की बात को हम सार में लेकर आए कि कहाँ तक पहुंची बात, तो शादियां जो तत्काल प्रभाव से हो रही हैं, जो ताजा ताजा हो रही हैं, हम अपनी तरफ से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि भैया कन्फ्रंट कर लो अपने पेरेंट्स के साथ। कुछ दिन नाराज होंगे, आपको घर से बाहर निकाल देंगे, किसी की जान के साथ तो मत खेलो यार। मतलब ये ऐसी वाली स्थिति है कि आपको नहीं करनी शादी, तो एक्सक्यूज ये है कि शादी नहीं करनी है, आपको पढ़ना है, लिखना है, कहीं भी है। अगर इतना भी साहस नहीं बन रहा है, जान से मत खेलो। मैं तो ये एक और चीज़ एक अंकित मैं बोलना चाहूँगी, वो ये कि ये प्री वेडिंग शूट्स और ये मैसिव लोकेशंस और ये फोटोग्राफी और ये वीडियोग्राफी और ये ब्राइडल्स, ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। आप जिस इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने वाले हो या एक पहल है उस चीज़ की, वो बातें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो आपकी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिनको मैं कहती हूँ नॉन नेगोशिएबल्स। आप प्लीज़ अपने होने वाले पार्टनर से नॉन नेगोशिएबल्स डिस्कस कीजिए। आपको सवेरे जल्दी उठना नहीं पसंद, बात कीजिए। आप किस तरह की पर्सनालिटी रखते हैं, बात कीजिए। आप शादी के बाद इन लॉज के साथ नहीं रहना चाहते, बात कीजिए। आप शादी नहीं करना चाहते, दूसरे इंसान के साथ एटलीस्ट आप शेयर कर दीजिए। अपने पेरेंट्स से तो डिस्कस करना ही करना चाहिए, बट जस्ट इन केस अगर अपने पेरेंट्स के साथ नहीं डिस्कस करना चाह रहे, कम से कम जिस इंसान से आप शादी करने जाने वाले हैं या सोच रहे हैं शादी करने की, उनसे नॉन नेगोशिएबल्स डिस्कस करना मुझे लगता है ना ही सिर्फ लड़कियों के लिए ज़रूरी है बल्कि लड़कों के लिए भी ज़रूरी है। दोगली ज़िंदगी बहुत ज़्यादा देर चल नहीं पाती है, तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें, दूसरे की ज़िंदगी आते हैं, क्योंकि ये वो था जो शादी में तत्काल एंट्री कर रहे थे, या फिर ये वो थे जो फियांसे थे, मतलब अभी शादी से पहले के स्टेज में थे, जिनकी ताज़ा ताज़ा शादी हुई, वो सारे केसेस हमने सुने। अब एक और फेज की तरफ बढ़ते हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चित बन गया, दैट इज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। और इसकी कम्युनिटी को आप इससे समझ सकते हैं कि इस देश में एक ऐप का इसलिए हेडलाइन बना कि 4 मिलियन सब्सक्राइबर उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए ज्वाइन हो जाते हैं। भारत की बात है ये। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की समाज में एक अलग प्रकार की स्वीकारोक्ति आती जा रही है जी। अभी हाल ही में मैं इम्तियाज अली का एक इंटरव्यू सुन रहा था, किसी पॉडकास्ट में वो बैठे थे, उनसे इंटरव्यूअर ये सवाल पूछते हैं कि क्या आपने ऑब्जर्व नहीं किया कि आप हर फिल्म के अंदर केवल एक्स्ट्रा मैरिटल को ही प्रमोट कर रहे हैं। हाल ही में उनका एक वो आया है, मूवी आया है, उसके प्रमोशन के लिए वो कहीं आए हुए थे। धीरे धीरे निकाला जाना शुरू हुआ कि रॉकस्टार भी असल में तो यही था कि उसकी एक मैरिड लाइफ थी, लेकिन हम लोग देखते रह गए कि ये तो साहब हीरो के लिए प्रेमिका का प्यार है, लेकिन था तो वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल। वो इसमें और आगे घुसते जाते हैं, तो फिर वो कहते हैं इम्तियाज अली की इस दुनिया की जितनी भी लव स्टोरी हैं वो हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल ही। वो हीर रांझा पता नहीं किस किस का नाम वहां पर कोट करने लगे। मतलब रांझा एक्स्ट्रा मैरिटल थी। वो उनकी बात मैंने तथ्यात्मक रूप से चेक नहीं करी, लेकिन उन्होंने एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ये बात बोली।
अब जब इस तरह की बातें ग्लोरीफाई होने लग रही हैं, और आप उठाकर देखें तो एक मूवी थी, अगर मैं सही हूं तो कभी अलविदा ना कहना, अगर मैं सही हूं, जिसमें शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा, ये सब लोग हैं, है ना। उस मूवी में सबसे पहले एक्स्ट्रा मैरिटल को समाज के बीच में दिखाया गया था कि कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। आज लेकिन इतना कॉमन हो गया है कि ऐप बन जा रहा है, 40 लाख लोग जुड़ जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? मतलब क्या मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन फेल हो रहा है? आई थिंक बहुत ही डीप डिस्कशन है ये अंकित, बहुत इजी कॉन्वर्जेशन नहीं है मैरिटल अफेयर्स की। आई एम नॉट टू श्योर इफ मोनोगैमी इज एक्चुअली अ ह्यूमन ट्रेट। और अगेन, मैंने इतनी कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाइयाँ तो नहीं करी हैं, लेकिन हम उस देश में ही हैं जहाँ पे एक राजा की बहुत सारी रानियाँ होती थी। असल में यही आधार भी बनाया जाता है। नहीं, आधार नहीं बनाया जाता, मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी और दुनिया की बात कर रहे हैं, हम इसी दुनिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा एक रिलीजन अभी भी है जहाँ पे पॉलीगैमी इज वेरी कॉमन, ठीक है। डिवोर्स को टैबू बना रखा है। जिंदगी भर का आपका रिश्ता आपको निभाना है, इस तरह की एक एक्सपेक्टेशन बना रखी है। क्या वो प्रैक्टिकल है? मुझे नहीं लगता प्रैक्टिकल है। पर्सनली मुझे नहीं लगता वो प्रैक्टिकल है। आप एज अ ह्यूमन बीइंग एज के साथ इवॉल्व होते हो, फिजिकली भी इवॉल्व होते हो, इमोशनली भी इवॉल्व होते हो, मेंटली भी इवॉल्व होते हो। जो एक अंडरस्टैंडिंग किसी समय पे आपकी अपने पार्टनर के साथ थी, वो ताउम्र बनी रहे, नॉट नेसेसरी। और अगर वो नहीं है तो कितना आसान है उस चीज़ से निकलना? बहुत आसान नहीं है। एटलीस्ट हम लोग तो जो अपने आसपास देखते हैं, बहुत ही कम परसेंटेज है आज के टाइम पे भी म्यूचुअल कंसेंट से जो डिवोर्सेस होते हैं। ज़्यादातर किसी ना किसी पार्टनर को ये लगता है कि इस इंसान की हिम्मत कैसे हो रही है कि ये इस शादी से निकलना चाहता है या चाहती है। इट इज़ नॉट वेरी स्वीट। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का मुझे तो लगता है वो ही सबसे बड़ा रीजन है कि आप एक ऐसे करते हुए मैं एक आपको वो बताता हूँ। हाल ही में एक और वीडियो मेरी नज़रों के सामने से आया। ज़ीरोधा के मालिक हैं, फाउंडर हैं कामत। उनसे पूछा गया कि आप रिलेशनशिप्स में बिलीव नहीं रखते, शादी में बिलीव नहीं रखते, इसके पीछे का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं हर साल इतना इवॉल्व हो रहा हूँ कि जो पिछले वाला मैं था और वो आज वाला जो मैं है उसमें अंतर आ चुका है। अब वो इतना बदल चुका है कि मैं पिछले वाले मैं से अगर किसी का रिश्ता जोड़ लेता, मैं तो बदल चुका हूं। वो नहीं बदला होता तो यहां पर डिसएंगेजमेंट होता, यहां पर डिस्प्यूट होता। आपकी बात में बहुत मतलब तर्क है, इस बात से मैं एग्री करता हूं। तर्क ये भी है, और दूसरा मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अंकित ये बताऊंगी कि आज के टाइम पे इंडिपेंडेंस बहुत है, महिलाओं के पास भी है, आदमियों के पास हमेशा से रही है। फिनेंशियल डिपेंडेंस महिलाओं की कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़त्म हो गई है अपने पार्टनर के ऊपर। तो उनको ये लगता है कि वाई शुड आई नॉट लिव माई लाइफ द वे आई वॉन्ट। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर थे हम लोग। क्या महिलाओं का वित्तीय रूप से पुरुषों पर निर्भर ना रहना, क्या उन्हें और मुक्त रूप से अपने व्यवहार को, अपने रिलेशंस को जाहिर करने का तरीका बन चुका है? अंकित, मुझे तो लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपकी जब आप फाइनेंशियल रूप से इंडिपेंडेंट हो जाते हो, तब आपको यूँ लगता है कि आपको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये सिर्फ महिलाओं की बात है, मुझे लगता है कि ये सब किसी के साथ भी सेम ही होगा। बच्चे भी हैं जो अगर उनके पेरेंट्स थोड़े से डोमिनेटिंग हों, और जब वो एक बार अपना कमाना शुरू हो जाएं, पेरेंट्स के ऊपर जब नहीं निर्भर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों और पेरेंट्स के बीच में भी ये बात होती है कि भाई मैं आपकी क्यों सुनूं, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन यू इन एनी विच मैनर। वहाँ पे लेकिन फिर भी एक रिस्पेक्ट का फैक्टर रहता है, क्योंकि आपके पेरेंट्स हैं, आपको पाल पोड़ के पोस के बड़ा किया उन्होंने, तो यू हैव रिस्पेक्ट फॉर देम। बट एक जब वो पार्टनर की रिलेशनशिप होती है, तब वहाँ पे आपको ये लगता है कि वाई शुड आई बॉदर, वाई शुड आई लिसन टू वॉट ही वॉन्ट्स और ही डिज़ायर्स एट ऑल, और वाई इन एनी विच मैनर शुड आई कॉम्प्रोमाइज। आज के टाइम पे सबसे बड़ी कॉन्वर्जेशन तो यही है। इनफैक्ट मैं बहुत सारी सोशल मीडिया पे जब हम लोग रील्स देखते हैं, हालांकि ये
कॉमन पार्लेंस में कहा जाता है कि इट इज़ चॉइस ऑफ अ वुमन व्हाटएवर शी वांट्स टू डू। बट अगर आप देखेंगे कोई महिला रील डाल दे कि वो घर पे है, अपने पति के लिए खाना बना रही है सवेरे उठ के, या उसको कंफर्ट दे रही है लाइफ का बिकॉज वो बाहर जाके काम करता है और ये घर में होम मेकर हैं, इतनी गालियाँ पड़ती हैं कमेंट्स में महिलाओं से उनको, तुम्हारी जैसी महिलाओं की वजह से महिलाएं पिछड़ी हुई रह गई हैं। तो दीज आर विमेन हु थिंक दैट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है तो मतलब आपको किसी की बात सुनने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये ब्रेकडाउन ऑफ मैरिजेस का भी बहुत बड़ा रीज़न है कि भाई व्हाई शुड आई कॉम्प्रोमाइज ठीक है, इन एनी मैनर। मेरा एक और ऑब्जर्वेशन, उसके बारे में थोड़ा सा अपनी राय रखिए, क्योंकि आप इस तरह के मुद्दे देख रही हैं। पुरुषों की जहाँ तक बात होती है, भारत के कानून में मोनोगैमी, जिस पर थोड़ी देर हम पहले बात कर रहे थे, कि एक ही शादी एक पुरुष कर सकता है। और आपने इस्लाम का जिक्र किया कि वहाँ पर अभी भी, क्योंकि कॉमन सिविल कोड की बात चल रही है कि भविष्य में हो सकता है कि वहाँ पर भी ऐसी स्थितियाँ बने। लेकिन मैम, जब एक कानून ये आता है कि पुरुष एक ही विवाह कर सकता है, उस कानून के आने के बाद ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयरिक शब्द आ गया। इससे पहले जो हो रहा था, वो जो सक्षम व्यक्ति था वो एक से अधिक पत्नियां रख रहा था। हमारे देश के कई नेता ऐसे हुए हैं, राजनेता ऐसे हुए हैं, जिन्होंने एक से अधिक पत्नियों को अकोमोडेट किया है। और वो मतलब मुलायम सिंह जी का केस तो पूरे समाज के बीच में ओपन ही है कि किस तरह से उन्होंने सबको स्वीकारोक्ति भी दिलाई, लेकिन धार्मिक रूप से नहीं मिल पाई। अब सवाल ये बनता है कि क्या समाज को कानून ने ही इस अपराध की तरफ धकेल दिया? देखिए, 2018 में अडल्ट्री डिक्रिमिनलाइज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब ये कोई भी किसी भी तरह का अपराध नहीं है। और मतलब कि अगर आप मैरिड हैं और आप किसी और से रिलेशन रखते हैं तो ये अपराध नहीं है? नहीं। पहले अडल्ट्री का कानून होता था 497 आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, उसमें भी प्रावधान मैं डेफिनेशन पढ़ रहा था अडल्ट्री की, और इसमें था कि कोई व्यक्ति वैवाहिक जीवन में रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ अगर शारीरिक संबंध रखता है जी, तो उसे व्यभिचार की श्रेणी में रखा जाता है। और 2018 का वो सिमोन, कौन सा केस आप बता रहे थे? जोसेफ शाइन का केस। और उसके अंदर इस पर्टिकुलर शब्द का जिक्र है कि शारीरिक संबंध रखने पर भी अपराध की श्रेणी नहीं है। ये किस तरह का खुलापन है मैम? अंकित, 2018 से पहले 497 आईपीसी होता था, क्रिमिनल ऑफेंस होता था, ब्रिटिश एरा का लॉ है, और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि एक महिला किससे शारीरिक संबंध बनाती है ये कोई भी पुरुष डिसाइड नहीं कर सकता है। और क्योंकि इस कानून में 497 में एक पति जो है अपनी पत्नी के लवर के ऊपर, या जिसके साथ उनका अफेयर है, या जिसके साथ उनका शारीरिक संबंध है, जिसके साथ वो व्याभिचार में है, उसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस जो है फाइल कर सकते थे। पहले अडल्ट्री का जो लॉ होता था वो ये था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक महिला जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इसकी चॉइस है कि किसके साथ वो सेक्सुअल रिलेशनशिप रखे या ना रखे, शादी में होते हुए भी। और ये कहा गया कि एक महिला जो है वो उसकी विचारों पे या उसके आचरण पे उसके पति का कोई हक नहीं है, ये कहा गया। और सेक्सुअल रिलेशनशिप वो चाहे शादी में रहते हुए या शादी में बिना रहते हुए किसके साथ बनाती है, इसके ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं हो सकता। क्या ये पुरुषों पर भी लागू होता है? कानून पहले पुरुषों, मतलब पहले भी और अभी भी, अब तो कानून ही नहीं है, बट पहले भी अगर पुरुष का किसी या पति का किसी महिला के साथ अफेयर है तो पत्नी उस महिला को नहीं प्रोसिक्यूट कर सकती थी। सिर्फ और सिर्फ अधिकार एक पति के ऊपर पास था अपनी वाइफ के अडल्टरर के ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस फाइल करने का। तो उन्होंने पूरा का पूरा स्ट्राइक डाउन कर दिया। 2018 में हुआ वो ये कि पति उस प्रेमी के ऊपर, जो उसकी पत्नी का प्रेमी है, उस पर केस नहीं कर पाएगा, ये कानून बना। उससे पहले ये था, अब तो कानून ही हट गया, मतलब अब अडल्ट्री ऑफेंस है ही नहीं। हाँ, ऑफेंस नहीं है का मतलब ये हुआ कि पत्नी अपनी जो पति की प्रेमिका है उस पर केस नहीं कर पाएगी, वाइसे वर्सा पति अपने पत्नी के प्रेमी पर केस नहीं कर पाएगा। ये आज की स्थिति है। लेकिन डिवोर्स, डिवोर्स का ग्राउंड अभी भी है कि अगर कोई महिला इस आधार पर डिवोर्स लेना चाहे तो वो ले सकती है, महिला या पुरुष, डिवोर्स का ग्राउंड अडल्ट्री बिल्कुल है। अगर आपकी पत्नी का या अगर आपके पति का किसी और महिला या पुरुष के साथ अफेयर है,
अडल्ट्री में है, फिजिकल रिलेशनशिप है, तो आप उसको तलाक का आधार बना के कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं। लेकिन हमारा समाज कहाँ जा रहा है इस चीज़ का, और हमारी जुडिशरी कहाँ जा रही है इसका अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं तो अंकित, थोड़े दिनों पहले एक जजमेंट आई थी जहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा कि अगर एक बार आपकी पत्नी जाके किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती है तो उसको अडल्ट्री की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। अच्छा, वो अडल्ट्री भी नहीं है। वो मेंटेनेंस, जैसे मेंटेनेंस अगर पत्नी मांगती है अपने पति से, अच्छा, जब तो हम उसमें तलाक का ग्राउंड है आधार बना रहे थे कि उसे। नहीं, हाँ, और मेंटेनेंस वगैरह की जब बातें आती है तो एक पत्नी, सेक्शन 125 सीआरपीसी हमारा एक कानून है जिसमें पत्नी को मेंटेनेंस का अधिकार है, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर वो अपनी मन मर्जी से छोड़ के चली गई हो पति को बिना किसी कारण के, तो उसको मेंटेनेंस का अधिकार नहीं है। अडल्ट्री में रह रही हो तो उसको मेंटेनेंस का अधिकार नहीं है। तो ऐसे ही एक केस में न्यायालय ने बोला कि एक बार अगर जाके सेक्सुअल रिलेशनशिप बन जाए तो वो आधार नहीं हो सकता मेंटेनेंस डिनाई करने का। अब ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे आदमी भी शादीशुदा है, औरत भी शादीशुदा है, दोनों शादीशुदा होते हुए लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं एक दूसरे के साथ, और कोर्ट में जाके प्रोटेक्शन मांग रहे हैं कि हमारे परिवारों से हमारे को धमकियां मिल रही हैं, तो आप हमारे को, स्टेट जो है हमारे को प्रोटेक्शन दी जाए। और हमारे उच्च न्यायालय कह रहे हैं कि राइट टू लाइफ, ऑब्वियस सी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है, राइट टू लाइफ सबको है, ठीक है, लेकिन मतलब कोई इंसान करे क्या? मतलब इस तरह से फिर आप देखो और फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। शादीशुदा आदमी को महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वो हाई कोर्ट जाके प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। महिला शादीशुदा है, वो हाई कोर्ट में जाके प्रोटेक्शन मांग रही है कि उसको अपने लवर के साथ रहने का अधिकार मिल दिया जाए। और कोर्ट जो है किसी जजमेंट में ये बोल रहा है कि ये हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप शादीशुदा हो फिर भी आप लिव इन में रह रहे हो। कुछ जजेस बोल रहे हैं नहीं जी, शादीशुदा हो फिर भी लिव इन में रह रहे हो, ये आपका अधिकार है। आपको याद है अभी बाइफर्केटेड जजमेंट्स हैं। 2 दिन पहले ही हरियाणा की मध्य प्रदेश की मैं खबर पढ़ रहा था जिसमें सरकार ने रजिस्ट्रेशन लिव इन में रहने वालों का भी मांगा है कि जो लिव इन में रह रहे हैं। उत्तराखंड में तो मैंडेटरी हो गया ना यूसीसी के पास होने के बाद, लिव इन रिलेशनशिप को आपको रजिस्टर कराना ही कराना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमारे कानून के बनाने वालों को, हमारे लॉ मेकर्स को समझ में नहीं आ रहा है कि समाज किस तरह के चर्न से गुजर रहा है। उनको लग रहा है कि किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ करके इन चीज़ों को कैसे भी फिक्स किया जाए, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई आज के टाइम पे रिलेशनशिप्स। फिर से मैं आता हूँ वही मूल आधार पे क्या इसके पीछे वही कानून जिम्मेदार नहीं जो मोनोगैमी के लिए था? क्योंकि मतलब बहुत से ऐसे लोग जिनसे जब चर्चा होती है, पर्टिकुलरली मैं जब जोसेफ शाइन वाली जब जजमेंट आई थी तब बहुत डिस्कशंस चली थी और उस टाइम पे मैं बहुत एक्टिव थी इन इश्यूज पे। तो मुझे यूँ लगता है कि जिस तरह का समाज है, जिस तरह का इंडियन माइंडसेट है, कहीं ना कहीं अगर बिल्कुल वो जो वेस्ट में इंडिपेंडेंस और फ्रीडम है ना, वो अगर दी जा चुकी है, तो देख रहे हैं हम कि किस तरह से समाज का ढांचा बिल्कुल एकदम से टूट सा रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब ठीक है, अगर हम लोग वेस्ट की तरह ही बनना चाहते हैं तो वो हमारी चॉइस है एज अ सोसाइटी। अगर हमारे को लगता है कि इंडियन सिस्टम, इंडियन ट्रेडिशन और जो हमारी सोसाइटी है वो एक मैरिज में रूटेड है, और अगर ये ढांचा टूट गया तो बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि आप न्यूट्रल बना दीजिए कानून को, एक कम से कम एक फियर तो रहे कि भैया इतना इजी नहीं है कि आप जो करना चाहें करें, एक मैरिज के सेटअप में होते हुए भी। अगर आपको मैरिज पे बात आती है, मैंने पहले भी आपसे एक लाइन बोली थी, मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन कोलैप्स कर रहा है। ये आजकल बहुत कॉमन इंस्टा पर दिखने वाली लाइन है, और शायद जो 40 लाख लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ऐप डाउनलोड करके बैठे हैं, वो शायद वही उसके स्क्रॉलर्स भी होंगे कि चलो इस लाइन को जितना ज़्यादा हो सके रील को स्क्रॉल करते हैं, क्योंकि शादी अब सब सर्वाइव नहीं कर पा रही है। और एक और तरकीब दिया जा रहा है, ऐप डाउनलोड करने का तो बहुत दूर की बात है। आप ऑफिस में देख लीजिए, वर्क प्लेसेस में देख लीजिए, आप रेडिट और ये जो शॉर्ट ब्लॉगिंग जो साइट्स हैं वहाँ पे
कितनी कहानियां हैं हमारे ऑफिस में। हमारे जो बॉस हैं शादीशुदा हैं बट उनका इसके साथ अफेयर है। हमारे ऑफिस में ये मैडम हैं, इनकी अभी 2 महीने पहले शादी हुई है बट ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलती हैं। इट इज़ सो कॉमन। ये तो ऐप पे तो जो लोग हैं जिनको शायद कहीं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो वो ऐप ही डाउनलोड कर बैठ गए हैं, बट अदरवाइज वी आर सीइंग दिस ऑल अराउंड अस। तो इट इज मच मोर प्रेवलेंट देन यू और आई कैन थिंक ऑफ। और इसके पीछे का आधार कि सब लोग कंफर्ट के लिए सेल्फ इंडल्जेंस, ग्रेटिफिकेशन, क्विक प्लेजर्स, degradation of morality, no commitment towards the institution of marriage as such, no respect probably. मोरालिटी शब्द बचा भी है कहीं? हाँ, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। Everybody is, और मुझे लगता है मोरालिटी वैसे भी बहुत सब्जेक्टिव है। थी मैंने 4 शादियां और कर ली तो मेरे ऊपर एक्स्ट्रा मैरिटल शब्द नहीं आया, वो समाज के हिसाब से मोरल हो गया। हमारे देश की नैतिकता में चूंकि आप एक ही शादी कर सकते हैं तो अब जो भी आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल है। मैं देख रही थी, मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीकन एक कम्युनिटी है जहाँ पे एक महिला के 4 हस्बैंड्स भी हैं। इवन उत्तराखंड में भी मैंने कहीं सुना था कि एक ऐसी कम्युनिटी है, मतलब उसके बारे में पढ़ा था, मैं उसको कोट नहीं कर पाऊंगा, मैं अगर मिला तो मैं आफ्टर एडिट इसको शेयर कर पाऊंगा। वहां पर भी एक ऐसा कम्युनिटी है जिसमें महिलाएं भी कई पति रख सकती हैं, और वो महाभारत के संदर्भ में लेकर के आते हैं उसको कि ऐसा पांचाली के समय में होता था तो वहां से हम लोग लेकर आए। तो वो खैर एनीवे तो वो देखने का विषय है। तो जहां तक बात है मोरालिटी, समाज, एरिया, इन सब पर डिपेंड करता है। तो चूंकि हम इंडिया में हैं और इंडिया के अंदर मोरालिटी का क्या स्टेटस है तो इंडियन कानूनों के हिसाब से उसे जज करते हैं, भारतीय संस्कृति के हिसाब से उसे वर्तमान में जज करते हैं। तो शादियां टूट रही हैं लेकिन प्यार प्रिवेल कर रहा है, ये सही है। जैसे मैं इस बात का आधार देता हूं, चेतन केतन सिया की कहानी, इसमें अपने फियांसे को मारा जा रहा है लेकिन प्रेमी के साथ मिलकर के। नीले ड्रम वाली कहानी, मारा जा रहा है प्रेमी के साथ मिलके। तो प्यार का इतना मजबूत हो गया। देखिए, कन्फ्रंटेशन टू दी सोसाइटी नहीं हो पा रहा है, परिवार के साथ सामने जाके ये नहीं बोल पाएंगे कि सुनो हम शादी नहीं कर पाएंगे, ये तो बोला नहीं जा रहा है, लेकिन प्रेमी के साथ मिलकर किसी की जान ले ली जा रही है। इंटरेस्टिंग होता कि महिलाएं मार देती, ना पति के साथ थी ना प्रेमी के साथ थी, वैसे वर्षा पुरुषों पर भी लागू होता है। तो क्या प्यार निकल के आ रहा है क्या, मतलब किस उसमें है ये? मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी इंसान को कत्ल कर देने तक की हद पे जाना वो किसी भी प्यार की फीलिंग से आ रहा होगा, मेरा ये मानना नहीं है। अब आप देखें तो मुस्कान वाले केस में भी जब वो अरेस्ट हो गए तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए और एक दूसरे को दोषी बताने लगे। सोनम वाले केस में भी जब अरेस्ट हो गए तो एक दूसरे को के ऊपर वो एक्यूजेशंस लगाने लग गए कि इसका ज़्यादा रोल है या उसका ज़्यादा रोल है। अब यहाँ पे भी केतन के केस में भी सिया और चेतन एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि हमने धक्का नहीं दिया, धक्का तो इसने दिया। तो मुझे तो लगता नहीं है कि ये प्रेम है। अगर प्रेम पुलिस के होता डंडे तो के आगे प्रेम भी भाग जा रहा है। एग्जैक्टली। जब तक क्राइम पकड़ा नहीं जाएगा तब तक प्रेम मुझे लगता है कि सेल्फ इंडल्जेंस है विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपकी ग्रेटिफिकेशन हो रही है, वो चाहे किसी भी कॉस्ट पे हो, आप करने को राजी हो रहे हैं। खैर, चूंकि ये विषय एंडलेस है और इसमें अनंत कहानियां खोली जा सकती हैं, तो आज के इस पूरे कन्वर्सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। आप लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने पक्ष बना लिए होंगे। जिन्हें जिस प्रकार का ग्रेटिफिकेशन चाहिए होगा, हमने दोनों तरफ की बातें रख ली हैं। फिलहाल फिर भी सबसे बड़ा सवाल जो समाज के बीच में व्यापक है वो ये कि जान की कीमत अभी भी सबसे ऊपर है। अपराध, अगर किसी के जान से खेलना इतना आसान आपको लगने लगे तो निश्चित ही हम सबको चिंतित होने की आवश्यकता है। आपको जिनके साथ रहना है, जिनके साथ नहीं रहना है, आप खुद तय करें। आपको अकेले रहना है या आप इसके लिए फ्री हैं, लेकिन कम से कम किसी की जान के साथ तो खिलवाड़ ना करें। जहां तक बात रही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, ये समाज धीरे धीरे जिस तरफ जा रहा है वो हमारी ही कुछ खुलेपन के नतीजे हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अडल्ट्री जैसी चीज़ों को लेकर के उसे निरपराध घोषित करना हो सकता है। ये सब चीज़ें समाज की ही ज़रूरतों के बीच से निकल कर बाहर आती हैं। इसे कंक्लूड कर पाना कि सुनिए ये सही ये गलत, ये मेरे बस की बात नहीं है, और शायद आप सुनते हुए भी ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे। हाँ, अपने हिसाब से पॉइंट जरूर निकाल चुके होंगे। तो इसी ओपन एंड पर आज हमें इसे छोड़ना होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने रेस्पॉन्सेज गूगल फॉर्म में भर दें जो कमेंट बॉक्स में पिन है। धन्यवाद।